नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएनजी न्यूज़ 24। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कल सूरत में एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी सूरत के मुलाकात में आए। एआईएमआईएम को मजबूत बनाने के लिए सूरत में संगठन की मीटिंग की है तथा राज ठाकरे की बात करें तो ओवैसी ने सीधे सीधे कहा कि मैं उनको पहचानता नहीं हूँ। बाबरी मस्जिद के जजमेंट के ऊपर उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा यह निर्णय सही नहीं है, इससे भविष्य में कई ऐसे मुद्दा जो है उछल सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओवैसी ने बताया कि आने वाले चुनाव में बेरोजगारी तथा महंगाई मुद्दा इनका मुख्य जो मुद्दा रहेगा जो चुनाव लड़ने के लिए। तो चलिए देखते हैं ओवैसी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के पूरा विवरण हमारे रिपोर्टर प्रफुल्ल लोढ़िया जी के साथ में सूरत से। महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, अल्पसंख्यक समाज की एक पॉलिटिकल लीडरशिप को मजबूत बनाने का एक मुद्दा है। तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं। कौन है ये? मैं नहीं जानता हूँ। जो हुआ था बीटीपी के साथ कोalition हुआ था, अभी बीटीपी ने आपके साथ कोalition कर दिया। तो नाउ व्हाट इज अवर फ्यूचर स्टेप? नहीं, देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी को अख्तियार है कि वो अपनी पार्टी के अच्छाई के लिए जो करना करे, हम भी करेंगे और हमारी पार्टी भी करेगी अलायंस। अभी से बताना बहुत जल्दी हो जाएगा, मगर जरूर करेंगे। संगठन की मीटिंग है और भी आइंदा नेक्स्ट संडे को मंगरोल में है और कंटिन्यूस प्रोग्राम है ये चुनाव की तैयारी के सिलसिले में आने वाले विधानसभा के। तो इसीलिए हम आ रहे हैं और आते रहेंगे। विधानसभा में आपकी पार्टी कितने तो अभी इतना जल्दी बताना आपको सही नहीं होगा, मगर ये बात बिल्कुल सही है कि हम चुनाव लड़ेंगे, ज्यादा सीट पर लड़ेंगे, अच्छी ताकत से लड़ेंगे। कितने सीट नंबर क्या होगा वो सब आपको चुनाव के करीब जब आएगा हमारे गुजरात के जो पार्टी के अध्यक्ष है जनाब साबिर भाई साहब आपको, मीडिया साहब को और पब्लिक को बताएंगे। इन मुद्दों को लेकर हमारा मानना, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि अगर आप जब बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया था, मैंने जो मीडिया को अपना रिएक्शन दिया था उसमें मैंने कहा था कि बाबरी मस्जिद का जजमेंट जो है वो सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है क्योंकि वो कामयाबी विक्ट्री हुई है फेथ की फैक्ट के ऊपर, और मैंने इस बात का एप्रीहेंशन और खदशे का इजहार किया था कि इस जजमेंट के बाद बहुत से ऐसे मुद्दे उठ जाएंगे और इन तमाम मुद्दों को एक नया मौका मिल गया है। तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मैं सच साबित हो रहा हूँ, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट ने उस बाबरी मस्जिद के जजमेंट पैराग्राफ नंबर 83 में 91 के एक्ट को भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा करार दिया। उसके बावजूद भी ये मुद्दे उठ रहे हैं कि आबादी बराबर, उनके पास से ज्यादा एमएलए जीत कर जाते, ये उनके पॉलिटिकल लीडरशिप की और उनके पॉलिटिकल अवेयरनेस की कामयाबी। हाउ मेनी परसेंट? एक मिनट, यू कैनॉट क्रॉस नो, you have the right to ask me a question, I have the right to answer. You cannot stop me from answering. But you are misquoting it. No. You are misquoting. Who are you? Patels are 19%, Muslims are 9%. अभी मेरे को बोलने देंगे आप, या तो फिर आप आके बैठ जाइए, आप रिस्पॉन्स कर लीजिए, अच्छा हो जाएगा। अगर आप अपनी आवाज से इतनी मोहब्बत करते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना। तो इसीलिए मुसलमानों की एक पॉलिटिकल लीडरशिप और उनके रिप्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाने की बेहद जरूरत है। चाहे सच्चर कमेटी हो, रंगानाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट हो, एनएसएसओ का डेटा हो, वो सब ये बताता है कि गुजरात में मुसलमानों का जो सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशन, हेल्थ स्टेटस है वो आदिवासियों के बाद उनका खराब है। तो इसीलिए ये आपके सवाल का जवाब है। आप बंद खत्म कर देंगे क्या उसको? आखिरी बात, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट में कहा कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है। ये भी झूठ है क्या? हम ये कह रहे हैं कि भारत की जो खूबसूरती है वो पूरे विश्व में नहीं है और आप उस खूबसूरती को सेलिब्रेट करिए। अगर आप बोलेंगे नहीं यूनिफॉर्म, आप क्यों मुसलमान खिलाफ है,
मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आर्टिकल 29 पढ़िए संविधान का, उसमें आपके और मेरे कल्चर का प्रोटेक्शन का राइट दिया गया है। तो मैं अपने कल्चरल प्रोटेक्शन के राइट की बात कर रहा हूं, और फंडामेंटल राइट डायरेक्टिव प्रिंसिपल से ज्यादा अहम होता है, वो एनफोर्सेबल है कोर्ट्स ऑफ लॉ में। आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल को फंडामेंटल राइट नहीं बना सकते मोदी सरकार या बीजेपी सरकार। सर, आप चुनाव की तैयारी को लेकर मतलब गुजरात में आए हैं सर। गुजरात में ऑलरेडी एक पार्टी अपनी ताकत के साथ आगे बढ़ रही है, लड़ रही है सर। कौन? तो सर उस पार्टी के सामने सर गुजरात में आपकी किस तरह की तैयारियां होगी सर? ग्राउंड लेवल पर आपकी क्या कौन सी तैयारी पार्टी है? है वो? गुजरात में है कांग्रेस पार्टी। कौन, क्या नाम है? सर आपको भी पता नहीं, होगा। मेरे को नहीं पता है। सर यू नो वेरी वेल। अरे हाँ, नाम बोले डर क्यों रहे हैं? आम आदमी पार्टी। अरे बोलो ना प्यारे, ताकत से लड़ रही है सर। मेरे को क्या मालूम, मैं तुम्हारे इतना तरह नहीं सर, अकलमंद नहीं हूँ। आप नहीं जानते सर, ऐसा हो ही नहीं। अरे बिल्कुल नहीं जानता हूँ, आप नाम लेने ले तो क्यों ना, नाम ले ठीक है लो। सर, आप मेरे सवाल का प्लीज जवाब दीजिए। अरे वो अपना काम करे, हम अपना काम करेंगे, उसमें क्या करने का है। मगर एक बात सुनिए, जब दिल्ली के दंगे हो रहे थे, सुनिए, जब दिल्ली के दंगे हो रहे थे तो वहां के मुख्यमंत्री जो है वो, उनके पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। संस्कृति माने ऐसा ही कल्चरल है, खुदाई की। अब देखिए, एक एक मसला पैदा कर रहे हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, एक एक मसला पैदा कर रहे हैं। वहां पर एक मस्जिद थी जो बरसों से नमाज होती थी, आपने 4 दिन पहले ASI ने ऑर्डर निकाल कर नमाज ही बंद कर दी मस्जिद में। इमाम साहब को नमाज पढ़ाना था, उनके कपड़े, उनका जो इमाम का कमरा होता है उसमें से वो भी निकाल नहीं दिए। ये सब चीजें हो रही। हो गया। आपको लगता है कि संस्कृति की वजह से आपको कहीं ना कहीं पर है, इसके लिए लड़ाई एक हाथ करके विरोध पक्ष बिल्कुल करनी चाहिए। अरे भाई, जिनको जो दूसरे पार्टीज हैं, जिनको आप लोग सेक्युलर बोलते हैं, वो तो खामोश बैठे हुए हैं ना, बोलते ही नहीं। आज जो है 22 मई है, 22 मई 1987 को हाशिमपुरे का कांड हुआ था। हमको याद है, किसी को याद ही नहीं है। तो वो तो खामोश बैठे हुए, कुछ बोलना ही नहीं चाह रहे इन चीजों को। सर एक सवाल को लेकर है कि देश के 2 राज्य असम और उत्तराखंड में नीति लागू करने की कोशिश हो, या पूरे देश में लगता है कि क्या आप उसको विरोध? मेरा मान, आप सवाल आपका हो गया ना। सुनिए, पहले तो ये बता दीजिए कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में टैक्स रिबेट जो मिलता है, वो जो हिंदू नहीं है उनको क्यों नहीं मिलता? क्या ये संविधान के राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन नहीं है? नंबर 1, क्या इसको निकाल देंगे आप? दूसरा ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में दया भागा और मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट है, कौन सा अपनाएंगे आप? तीसरा ये है कि आसाम में, नॉर्थ ईस्ट में, हमने भारत के अपने संविधान में नॉर्थ ईस्ट के लोगों को उनका कल्चर प्रोटेक्ट करने का हमने संविधान में जिक्र किया है, क्या उसे खत्म करेंगे आप? अब वो बता दीजिए। चौथी बात यह है कि आसाम के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि मुसलमान जो है 1, 2 शादी 3 शादी करता। हम मोदी सरकार से कहना चाहेंगे कि अब जो 2022 का अगर जो सेंसस होने जा रहा है, उसमें आप एक क्वेश्चन में इजाफा कर दीजिए कि बताओ किसकी दूसरी बीवी है, तीसरी है, चौथी है, और कौन कौन मिस्ट्रेसेस रखता है। पहले जब आप, मेरे ख्याल से आज से 30-40 साल का काम था कि वो लोगों को समझाते, अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाते और जाते, मगर वो महात्मा गांधी की समाधि पर मौन करके बैठे हैं। अभी परसों दिल्ली में डिमोलिशन हुआ, गायब, नजर नहीं आते कहीं पर भी वो मुख्यमंत्री। अब बाद में 1 महीने लगने के बाद पॉलिसी डिसीजन लेते हैं कि वैसा हो रहा है, ये हो रहा है, तो वो करें, हमारा कोई इतराज नहीं है। हर पार्टी अपना काम करेगी, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है।
लोकतंत्र, लेकिन इसी लोकतंत्र में एक कम्युनिटी को टारगेट बनाया जा रहा है और वो कम्युनिटी अपनी खुशी अपने हिसाब से तमाशा मान के लाल छोड़िए। मैं डेमोक्रेसी इससे आपका क्या? नहीं देखिए, मैं मायूसी को और डिफीटिज्म को कबूल करने तैयार नहीं। फिर मैं सवाल मैं जवाब तो हमको ये उन लोगों से कहना है कि आप लोकतंत्र में मायूस मत होइए। आपको अपने हक के लिए जो भारत के संविधान ने दिया उसके लिए आपको लड़ना चाहिए, और वैसा कैसा कि भाई अपने मुंह पे तमाचा मार के हाँ वो छोड़ दीजिए। इसीलिए तो वो सेकुलर, वो नाम के सेकुलर है, उनका सेकुलरिज्म कुछ नहीं है। उनका एक पार्टी का लीडर एक ट्वीट करता है कि जब जमीन पर एक ताकतवर बर्फ गिरता है तो ऐसा होता है। तो हमारा काम ये है कि उस तबके के लोगों को नाउम्मीदी से निकाले, अगर नाउम्मीदी उनके पास है, और उनको उम्मीद के किरण उनको बतानी चाहिए कि देखो ये लोकतंत्र है। अगर आप घर के दरवाजे बंद करके बैठेंगे, विंडोज बंद करके बैठेंगे तो उठाना है। अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए लड़ रहा है, जिसमें आपके रिप्रेजेंटेशन में इजाफा होगा, वो काम हमको करना है। और लोकतंत्र में कोई मायूस नहीं होना चाहिए। ये लोकतंत्र की कमजोर नाकामी होगी, खुदा ना खास्ता है। गुजरात विधानसभा इलेक्शन में नीतीश किसके साथ रही? उनको दिखाने के लिए आप तो पहले से इस मैदान में उतरे थे, अब आम आदमी पार्टी भी आ गई है, मुलाकात भी हुई है। देखिए मैडम, मैं AIMIM का एक सिपाही हूँ, मैं किसी और पार्टी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ मैडम। मैं आपको गलत फहमी, अरे उनसे पूछिए ना, मैं कैसे बोलूंगा? अरे मैं कैसा बोल, अरे मान ना मान मैं तेरा मेहमान कैसे होगा? अरे मेरे को क्या मालूम, अरे मेरे को क्या मालूम? अब कल तुम कहाँ जाओगे, मैं कैसे बोलूंगा? ये तो गलत बात है ना भाई। सुनिए, मैं आपका इसका जवाब दे चुका हूँ। अरे देखिए, मेरे को इलेक्शन लड़ना है, हर किसी को इलेक्शन लड़ना है। अब वो कैसे लड़ेगा, मैं कैसे जवाब दूं? अरे भाई उनसे पूछ लीजिए, मैं तो अपना मैं आपको कह रहा हूँ ना, आप पूछ लीजिए उनसे। हम तो चुनाव लड़ेंगे, वो हर पार्टी कैसे लड़ेगी वो मैं कैसे बताऊंगा? हाँ वो होगा, वो बताएंगे आपको, भी बहुत जल्दी है, बताएंगे। नहीं अभी बढ़ गए हम लोग, 8 टीम होती है। कांग्रेस से बहुत सारे नेता इस्तीफा देके जा रहे हैं, क्या किसी के संपर्क में? नहीं, पूरे मुझसे पूछ के गए हैं। नहीं मैंने पूरे मुझे पूछा है, मेरे साथ बैठकर हमने गुलाब जामुन खा लिया एक और फिर वो चले गए। नहीं अब ये नहीं मेरा देखिए, अगर कोई भाई रुक जाइए, अगर कोई पार्टी में आना चाहता है तो हमारे अध्यक्ष हैं, वो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मगर अब जैसा उनका भाई का सवाल था, वो जा रहे हैं, उसका जिम्मेदार मेरे को देंगे क्या? अरे 12-13 MLA भाग गए जीत कर, अब हमको पूछ के गए थे क्या? आप जिन लोगों को पकड़ रहे हैं, जिन लोगों को पकड़ते हैं, उनका ये कहता है कि जिससे बीजेपी को फायदा हो वो वैसे आप उसी मुद्दे को पकड़ते हैं, ये कहने का मतलब। अब एक बात सुन लीजिए, 2019 के लोकसभा के चुनाव में हम सिर्फ 3 लोकसभा की सीट लड़े थे। हैदराबाद की जनता ने, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, बीजेपी को हराया। औरंगाबाद हम खड़ा किए, 22 साल का शिवसेना बीजेपी का MP था, उसको आप ही की बरादरी के इम्तियाज जलील साहब MP बन गए, तो आपको भी स्कोप है हमारी पार्टी में। तीसरा ये है कि हम लोग किशनगंज बिहार लड़े, वहां पर हम लोग 3 लाख वोट हासिल किए, 3 लाख, और 3,25,000 JDU, 3,50,000 कांग्रेस। अब 3 में कहीं पर भी बीजेपी नहीं जीती। जो पार्टियां 400 से ज्यादा सीट लड़ते हैं या 3 से बढ़ के लड़ते हैं, वो उनको बताना पड़ेगा कि भाई साहब ये क्या हो रहा है। और आ जाइए होम स्टेट गुजरात के ऊपर, इतने साल से बीजेपी जीत रही मेरी वजह से।
मेरी वजह से जीत रही बीजेपी यहाँ पर। 1984 से एक मुस्लिम एमपी नहीं जीता गुजरात में, मेरी वजह से। तो हर चीज का जिम्मेदार मोलाजी नहीं हो सकता, समझे ना? नहीं, अरे कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। आप अगर आपको दिख रहा है कि मैं ही मर्द हूं जो बीजेपी से लड़ रहा हूं तो बहुत अच्छा है, मुझे क्या करना है? मैं क्या कर सकता हूं? हर चीज का जिम्मेदार मेरे को। आपके पास कोई पार्टी में काम करने को तैयार नहीं है, आप मेहनत करने को तैयार नहीं है। आपका वर्किंग प्रेसिडेंट बोलता है कि उनके बड़े बड़े नेता खाली सेलफोन को देखते, उसको नहीं देखते, तो वो उसका भी जिम्मेदार मैं हूं क्या, सेलफोन देखने का? तो ये एक इनकी आदत बन चुकी है इन तमाम पार्टीज की कि मुसलमानों को ब्लेम करो, हारे मुसलमान को ब्लेम करो। अरे तुम बरसों से हार रहे। आप महाराष्ट्र में पहली नंबर की पार्टी थे, 15 साल सरकार में थे, आज तीसरी नंबर की पार्टी बन गए आप। शिवसेना को आप गाली देते थे। पिछले विधानसभा के चुनाव में आपने जनता को कहा कि ओवैसी को वोट मत दो क्योंकि भाजपा और शिवसेना को रोकना है। आप चुनाव हो गया तो आप शिवसेना से निकाह कर लिए। तो ये हर चीज का जिम्मेदार देखिए इनका अहंकार है ये। और ये देश की पॉलिटिक्स जो बदल चुकी है उससे समझ नहीं पा रहे हैं। वो ये समझते हैं कि हम 16 खानदान के हैं, परिवार के। देखिए कोई खानदान पानदान अभी नहीं रहा भारत की राजनीति में। तो उनको लगता है कि ये वो क्यों आके बोलता है। अरे भाई लोकतंत्र है। क्या मेरे खिलाफ आकर अमित शाह कैंपेन नहीं किए थे हैदराबाद में? क्या मेरे खिलाफ आकर योगी 3 घंटे नहीं गुजारे मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में? क्या मेरे खिलाफ आकर राहुल गांधी एक नहीं 2 मीटिंग करे, चार मीनार के दामन में करे, फिर एक और बड़ी जगह पर करे? तो सबको इख्तियार है। मगर ये बोलना कि नहीं तुम नहीं लड़ना, या उनको याद रखना चाहिए कि मुसलमान खाली रमजान का या शीर खुरमा खजूर खिलाने का मुसलमान नहीं है। हमको पॉलिटिक्स में हमारा हिस्सा चाहिए और मिलेगा इंशाअल्लाह। ये हमारा काम है। अगर वो बोलेंगे नहीं तुम हमारे लिए सिर्फ बैंड बाजा की पार्टी है, दूल्हा शादी मैरिज हॉल में जाकर बैठ जाता, बैंड बाजा वाला बाहर रुक जाता, वो अब नहीं होने वाला है। बिल्कुल नहीं कोई देखिए एक बात सुनिए, पंक्चर बनाना कोई मायूब बात नहीं है, मगर अगर आप उसका मुकद्दर बना देंगे वो गलत बात है। तो सुनिए, इसीलिए आप ये बताइए कि हम भारत सरकार से हमेशा अपील कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक स्कीम है प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप। हम ये बोल रहे हैं कि माइनॉरिटीज के मुसलमानों के, हम ये कह रहे हैं कि इसको डिमांड ड्रिवन करिए कि जो अप्लाई करेगा वो पढ़ेगा। तो अब्दुल का बेटा अगर पंक्चर बनाता है तो उसको आप स्कॉलरशिप टीवीएस का शोरूम खोल सकता है, आप स्कॉलरशिप दीजिए उसको। जितने हमारा कोई मोदी सरकार भी नहीं करती काम। और बार बार वो ये बोला जाता है माइनॉरिटी इतना स्कॉलरशिप दिया। अरे एक स्कॉलरशिप के ऊपर, माइनॉरिटी स्कॉलरशिप के ऊपर 16 लोग अप्लाई करते। और मैं जब स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर था तो उसमें हमने रिपोर्ट में लिख कर दिया, वो रिपोर्ट ऑनलाइन है, कि ये जिसको डिमांड ड्रिवन नहीं करने से हर साल कम से कम 50 लाख के करीब मुस्लिम बच्चे और बच्चियां स्कॉलरशिप से महरूम हो जाती। सर अभी आपने आप सच्चर कमेटी का हवाला देंगे? हाँ दीजिए ना आज जो ना सच्चर कमेटी का हवाला देंगे तुम अभी। अरे मैं सब पढ़ के आया हूँ, मैं कोई समझप नहीं हूँ। सुन लो, अरे नहीं सुन लो मेरी बात सुनो, एक बात सुनो। सच्चर कमेटी कब आई थी? कौन से साल में? नहीं आप कब आई थी? कौन साल में आई थी? अरे बोलो ना भाई। अरे आप लोग काबिल लोग हैं। सच्चर कमेटी कब आई थी आप बोलो ना। नहीं कौन से साल में बोलो ना। हाँ साल कौन सा था? 80 में आई थी। 80 में आई थी आप बोल रहे हैं? 80 में आई थी। यू नॉट श्योर? और सच्चर करने आप बोलो सच्चर कमेटी कब आई? नहीं आपका चेहरा मुस्कुरा के बता रहा है कि आपको मालूम। अब बोलो आप। सच्चर कमेटी आई थी 2000 नहीं जब यूपीए की सरकार बनी थी 2005 और 6 के दरमियान में आई। 2005 में 2005 में आई कांग्रेस की सरकार। सुन लीजिए, यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की नहीं थी।
तो अभी हम 2022 में हैं, तो उसके पहले रंगनाथ मिश्रा कमीशन आई, उसका डेटा है, 2011 का सेंसस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एनएसएसओ का डेटा है, सब रख कर देख लो आप 70 की बात मत करो, वो 70 पुराना हो चुका है। Sir, खाली last question. Whether the decision to carry out survey at Gyan is or it was all इंग्लिश में बोलूं? हिंदी में बोलो, हिंदी में। नहीं, आप इंग्लिश में सवाल किए तो ऐसा ना हो कि आप ये बोले कि मेरे को अंग्रेजी नहीं आता। आई नो लिटिल इंग्लिश। सर, I can speak and talk and walk in एक मिनट, आशीष, सर, ज्ञान वापी मस्जिद के अंदर जो डिसीजन लिया गया सर्वे का, वो डिसीजन का आपका आपको आता हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ। हमारे मोदी साहब हमारे मोदी आपको खड़े रह के सलाम करूंगा, उनको नहीं, गलत फहमी ना। सर, ये ज्ञान वापी मस्जिद के अंदर सम्मान करते हैं। नहीं, यूएपीए लग जाएगा नहीं तो नहीं लगेगा। आप डील कर लिए क्या? सर, ये डिसीजन हेल्पफुल मिला था या एक मिनट, आप भी पूछ लो। आप पूछ रहे थे, मैं बोलता है, ठहरो, मैं तुम्हें जवाब उनका बोलने। बोलिए मोदी साहब, बोलिए। समाज के लिए अगर पार्टी खोलने का अगर कुछ ऐसा संजोग बना तो क्या वर्षा के लिए लोग समाज को खोलोगे या पार्टी को? समझाने में क्या मतलब? आप बोलते हो कि मुसलमानों को न्याय नहीं मिलता है, ठीक है, और ऐसे माहौल में अगर पार्टी अगर पार्टी को पकड़ के रखोगे या समाज के संसद आगे जाके और इन रिलीज आपने किसी एक शख्स का नाम लिया था, मैंने कहा नहीं जानता उसको। नहीं जानता हूँ ना, अब छोड़ो ना उसको, इतना अहमियत तुम लोग क्यों देते? अरे छोड़िए ना। सर, आपको क्या लगता है कि राज ठाकरे महाराष्ट्र चुनाव में या राजनीति में इतना अहमियत नहीं रखते? अरे कौन क्या बोलते, मेरे को क्या करना है? मेरा हाल तो भारत की राजनीति, सुनिए, मेरा हाथ तो भारत की राजनीति में लैला का है, हर आदमी मेरे पीछे पड़ा हुआ है। राज ठाकरे सब पड़े हुए हैं, लैला है ना। बाबा जी पर आगे दोबारा चालू हो गया है। कौन बाबा क्या करें? दोबारा चालू कर दिया। कहाँ पे? करिए ना आप। अगर देखिए, देश को चलाना है तो संविधान से चलाना है। अगर आप संविधान से नहीं चलाएंगे और आप खुद जज बन जाएंगे, कोर्ट बन जाएंगे, पुलिस बन जाएंगे, तो फिर ये रूल ऑफ लॉ नहीं होगा। फिर ये सुनिए, अगर आपको कोई मुल्जिम बनाता है तो पुलिस का काम है कोर्ट में जाके आपको मुल्जिम साबित करे। कोर्ट में साबित होने से पहले मैं आपका घर तोड़ दूं, बताइए आप ये कौन सा इंसाफ है? ये कोई बिलीव करेगा कि आप तय करेंगे नहीं ये क्रिमिनल है मैं तोड़ दूंगा? नहीं भाई, कोर्ट से साबित करिए ना। और फिर आप बोलते नहीं वो इलीगल बनाया था। भाई नोटिस दीजिए। संविधान में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस तो है कि आपको नोटिस दो, पूछो, बताओ। नहीं, आप नोटिस भी नहीं देंगे और लगा के तोड़ देंगे, तो ये गलत है। आपकी पार्टी समाज बोलते, अरे भाई थोड़ा हिंदी आता है मेरे को। नहीं, देखिए, पार्टी है ना, लोकतंत्र में पार्टी है, लोकतंत्र में समाज भी है, और लोकतंत्र ये कहता है कि आप लोकतंत्र को मजबूत करिए, पॉलिटिक्स में हिस्सा लीजिए, अपना हिस्सा हासिल करिए। बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसीलिए संविधान में जो प्रियम्बल लिखा था, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, तो ये बाबा साहब ने कहा कि ये हथियार मैं तुमको छोड़ के जा रहा हूं संविधान। तुम्हारे को लिबर्टी चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, फ्रेटर्निटी चाहिए, जस्टिस चाहिए, तो आप चुनाव लड़ो, तब आपको ये हासिल होगा। खाली बैठकर मुशायरा करने से, बड़े बड़े भाषण देने से और किसी के आश्वासन से नहीं होने वाला। तो इसीलिए ये हम संविधान को मजबूत करने के लिए चुनाव लड़ते हैं, ताकि ये लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस को हासिल किया जाए। तो आप इसको अलग अलग क्यों देख रहे हैं?
मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अलग देखने की आवश्यकता ही नहीं है इसमें। किसी का घर तोड़ देते हैं, उसके बाद आप कोर्ट जाते हैं और कोर्ट में टाइम लग जाता है। मैं तो अपने घर से महरूम हो गया ना, मैं तो रोड पे आ गया। जो उस घर में रहता था वो तो रोड पे आ गया। वो अब उसका क्या करेगा वो? और कोर्ट की कार्रवाई तो अपना टाइम लेती है माशाल्लाह से। जब तक क्या करेगा वो? आप तो मुझे बेघर कर दिए, मेरे सर पे छत छीन लिया, मेरा कारोबार आप खत्म कर दिए। और मध्य प्रदेश में आप लोग इस बात को नहीं बोल रहे कि कल एक शख्स ने मध्य प्रदेश में एक जैन कम्युनिटी के शख्स को, बेचारा वो बीमार है, डिफरेंटली एबल्ड कहते अंग्रेजी में, सिर्फ इस शक पर उसको मार दिया कि वो मुसलमान है, तू मोहम्मद है क्या, मार मार। अरे मर गया वो आदमी। ये नफरत कौन फैला रहा है फिर? ये वहां किसकी सरकार है? और फिर उसी मध्य प्रदेश में वसीम शेख नामी जिसके हाथ कटे हुए हैं, उस पर इल्जाम लगा कि पत्थर फेंका रहे, उसका हाथ कटा हुआ है, कौन सा पत्थर उठा पाएगा? आपने दुकान को तोड़ दिया उसके। एक 22 घरों को आपने खरगोन में और 13 घरों को आपने वहां पर छोड़ दिया दूसरी जगह पर बगैर नोटिस दिए। आपने तय कर लिया कि उन्होंने किया। भाई ऐसा कैसा होगा बताइए? आज आप पावर में, कल कोई और पावर में आएगा। कि पावर जो है वो किसी के पास रहने वाला नहीं है ना, तो वो भी ऐसा करें क्या? तो इसीलिए ये गलत है। ये राहुल गांधी ने किसने? हाँ, केस दर्ज हुआ है और वो केस का जवाब देंगे अदालत में। साबिर भाई साहब ने भी उसका नोटिस लिया है और उनको समझाया गया है, सख्ती से बोला गया। इन तरह से जो ट्वीट होते हैं, नहीं, अब जवाब दीजिए हमें आप। आने वाले समय में मुख्य धारा से जुड़ने के लिए AIMIM नहीं, वो यूथ का ही फ्यूचर है, मेरा नहीं है। मेरे दाढ़ी व्हाइट हो गई, देखो थोड़ा मोदी जी की तरफ से नहीं हुई, थोड़ी हो गई है। नहीं, अरे यूथ का ही फ्यूचर है देश में। देश में यूथ का फ्यूचर है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। चलो सर, आपको नहीं हुआ है।